हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह आज आप लोगों का अपने प्लेटफॉर्म एम करियर इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसी बात से मैं आज आप लोगों के साथ 10 से 15 सेकंड कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। हमारी जो टीम है, जिसमें हमारे टीम में 8 से 10 टीचर्स हैं, जो कि पूरा का पूरा आप लोगों का कंप्लीट नीट सिलेबस हम लोग जो आपके 2024 में एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा कोर्स लेके आए हैं। और उस कोर्स की खासियत क्या है? उस कोर्स की खासियत ये है कि जब आप हम लोगों का लेक्चर देखेंगे तो उस कोर्स की सारी खासियत आपको पता चल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सब बोलूँ क्या ऐसे? हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए बढ़िया रहिए। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह एम करियर इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो हम लोग एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक नया बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सारथी। जैसा कि इस बैच का हमारी पूरी टीम का बस एक ही मोटो है कि हम आप लोगों का सारथी जैसे, हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए सारथी जैसे रहेगी और आपके लक्ष्य तक मेडिकल कॉलेज तक आपको पहुंचा के छोड़ेंगे हम लोग। और इसमें से सबसे मेन और सबसे जो अच्छी चीज़ है हमारे बैच की वो ये है कि एक मिनिमम चार्ज में ओनली फॉर 299 रुपीज़ में आपको पूरा ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा विद स्टडी मटेरियल और लाइव क्लासेस। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया बेनिफिशियल वाली चीज़ हो सकती है। क्लियर? अब यहाँ पे बात रही कि आप लोगों को हम पे क्यों भरोसा है। तो बस आप लोग अपने करियर के लिए और अपने प्यार के लिए और हम लोगों के थोड़े से सपोर्ट के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। बस हमारे जितने भी टीचर्स हैं सभी का आप सिर्फ एक लेक्चर देखिए और एक लेक्चर देख के आप जिनसे भी पढ़ते हैं आप वहाँ पे कंपेयर कीजिए। उसके बाद यदि आपको बेटर लगता है तो आप जुड़िए, अब बेटर नहीं लगता तो आप अपना प्यार दे के चैनल में लाइक करके आप आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बार हमसे जुड़िए और हम लोगों का अपना एफर्ट और आप लोगों को का सेवा या आप लोगों का सपोर्ट करने का एक मौका आप ज़रूर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो अब मैं डायरेक्ट बिना बातें करते हुए हम डायरेक्ट अपन स्टडी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जो नीट की बायोलॉजी है उसको बॉटनी और जूलॉजी 2 सेपरेट पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बायोलॉजी का जूलॉजी वाला पोर्शन लेंगे और जूलॉजी वाले पोर्शन में हम लेंगे रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन। और रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए, यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में तो आपको पता है कि जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है बेटा, तो आपकी NCERT में जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उसको रिड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, भले रिड्यूस है फिर भी वो आपके एग्ज़ाम में आएगा और ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। क्लियर हुआ? क्यों आएगा? क्योंकि यदि आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो काम हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो आपको पढ़ना ही होगा। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। क्लियर? उसको बॉटनी वाले पोर्शन में मैं रखा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको भी मैंने बॉटनी में किया हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है बेटा, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। ये कई बार आपके एग्ज़ाम में 6 to 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर भी तो इससे 7 क्वेश्चन तक आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपके नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन इसको बहुत अच्छे से और एक सिस्टमेटिक तरीके से लाइन टू लाइन NCERT बेस्ड पढ़ेंगे। बट हाँ,
एनसीईआरटी अपन कंप्लीट कवर करेंगे, बट कुछ सालों में आप देखा जाए पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के तो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा चीज़ें कभी कभी ऐसा पूछ देता है। मतलब जितना एनसीईआरटी में उससे 15 से 20% आपको एक्सेस चीज़ें यहाँ पढ़नी पड़ेगी, जो सारा का सारा पीवाईक्यू है और जितना भी कंटेंट है, जितना भी स्टडी मटेरियल है हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं। यदि आप लोग हम लोगों के लेक्चर से कंप्लीट करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर और हमारे नोट से बाहर नीट में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। यदि आपने नीट में हमारे लेक्चर से बाहर एक भी क्वेश्चन दिखा दिया तो उसी दिन से मैं आपकी बात मान लूँगा, समझ गए। वैसे मिलेगा नहीं फिर भी चलिए। तो यदि हम बात करते हैं बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बेटा बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 में मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट मिले। और आप लोग यदि चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। यदि आपको बातें अच्छी लगी तो कमेंट भी बनता है। क्लियर, चलिए तब हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंटेंट क्या है, हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना क्या क्या है, तो यहाँ पे हम वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए देखिए, हमने बात किया कि हम टोटल एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी के जिस पैराग्राफ में जो एक्सेस चीज़ें रहेंगी हम उसको वहीं का वहीं पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोगों को बुक्स और स्टडी मटेरियल जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही करना है, उसी के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है 2024 का जो आपका एग्ज़ाम हो वो और ज़्यादा अच्छा एनसीईआरटी बेस्ड आए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो आपके एग्ज़ाम में 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं, 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, उस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कंटेंट। कंटेंट एक सिस्टमेटिक वे होता है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 20 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ, चलिए। तो यदि हम बात करें बेटा, पहले लेक्चर में हम देखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले लेक्चर में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल के प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन जैसे मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन आप टेस्टिस के बारे में पढ़ोगे। क्लियर, उसके बाद फीमेल, उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन आप पेनिस, वॉस डिफरेंशिया, वॉस डिफरेंशिया, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे जब आप टेस्टिस के बारे में पढ़ोगे तो टेस्टिस में आप पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, वहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर, वहाँ पे जो भी होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम आप प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन पढ़ोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद यदि हम बात करें गैमेटोजेनेसिस, क्लियर, एक और अपना हेडिंग है क्या, इसके बाद थर्ड कंटेंट है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आप क्या पढ़ोगे बेटा, तो गैमेटोजेनेसिस में देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, जिसमें आप 2 में पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे मेल में, एक पढ़ोगे फीमेल में। जो मेल में पढ़ोगे उसको बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे बनेगा स्पर्म। जो फीमेल में पढ़ोगे उसको बोलेंगे oogenesis, जहाँ पे बनेगा एग। क्लियर बेटा, अब देखिए अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस बना लिया, स्पर्म बना लिया, एग बना लिया, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन ने स्पर्म और एग बना दिया, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन दोनों को मिलाने में हेल्प करेंगे। जब दोनों यदि मिल जाएंगे तो बनेगा जाइगोट, और जाइगोट बनेगा तो अटैच होगा कहाँ पे, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। बट यहीं पे यूट्रस में एक और प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं मैंचुरेशन साइकिल। यदि इम्प्लांटेशन नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता है, मैंचुरेशन साइकिल। तो यहीं पे हम मैंचुरेशन साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर, उसके बाद मैंचुरेशन साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट की प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और इस्थमस के जो जंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं इस्थमो एम्पुला जंक्शन, वहाँ पे होगा आपका फर्टिलाइजेशन। देन होगा इम्प्लांटेशन, जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ से जो जाइगोट है वो रोटेट होके आपके यूट्रस की वॉल के एंडोमेट्रियम में अटैच होगा, और एंडोमेट्रियम में अटैच होने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, जिसमें अप्रोक्स 7 डे के समथिंग लग जाता है। क्लियर, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा प्रेगनेंसीज। आपको मज़ा आया तो कमेंट जरूर करिए बेटा। ये फिर हम बात करेंगे बेटा प्रेगनेंसीज। तो व्हाट इज प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी क्या होता है, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अटैच द एम्ब्रियो इन यूट्रस वॉल। जब यूट्रस की वॉल में फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट अटैच हो जाता है
तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। सबसे बढ़िया सिग्नल होता है प्रेगनेंसी का कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है प्रेगनेंसीज के टाइम पे। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसीज के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में प्रेगनेंसी, आज के डेट में यदि फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए 9 मंथ 7 डेज लगता है अप्रॉक्स। कितना? 9 मंथ 7 डेज लगता है और 9 मंथ 7 डेज में कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा बेटा? पार्चुरेशन। क्या होगा? पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, दोनों बताएंगे बहुत डिटेल से। तो पार्चुरेशन प्रोसेस क्या होता है? तो पार्चुरेशन की प्रोसेस में बेटा बहुत आसान होता है। पार्चुरेशन में क्या होता है कि जब हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट में सिग्नल जाता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, तो उस सिग्नल से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में सिग्नल जाता है तो उस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? यूट्रस और पेल्विक मसल्स में हार्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिस वजह से पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद हम बात करें लैक्टेशन। लैक्टेशन एक ऐसी प्रोसेस हो जाती है जहाँ पे मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो इन सारी की सारी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ये सारा का सारा होता है कंटेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। हमको इसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। क्लियर बेटा? कि ये हमारे सारे के सारे कंटेंट हो गए और इन सारे कंटेंट को ही हमको इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है। और इन कंटेंट के बाद अपन जस्ट स्टार्ट करेंगे क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने के बाद हम कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम बात करें किसी मेल या फीमेल की, बहुत सिंपल सी बात है, यदि हम बात करें किसी मेल या फीमेल की, जिसमें दो चीज़ें कॉमन होती है, एक मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रिपरेशन के लिए, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स डेवलप हों, उसमें एक फिक्स एज होता है। उस एज को हम बोलते हैं बेटा प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। और यदि हम बात करें मेल और फीमेल में प्यूबर्टी का, तो मेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है उसको हम मानते हैं बेटा 14 to 16 ईयर, है ना? हम इसको मान के चलते हैं 14 to 16 ईयर ये प्यूबर्टी एज होता है, जहाँ पे मेल में सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होते हैं, जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन दोनों आ सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें फीमेल, तो फीमेल में जो प्यूबर्टीज़ होती है तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। मैं नॉर्मली बता देता हूँ आपको, 11 to 13 या 15 ईयर आप बोल सकते हो, 14 बोल सकते हो, 11 to 14 ईयर होता है जिसको फीमेल में प्यूबर्टी होती है। क्लियर? लेकिन फीमेल में प्यूबर्टी के लिए एक अलग से टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए फीमेल के लिए बात करें तो मीनार्च। यदि हम बात करें फीमेल में मीनार्क, तो हम राउंड फिगर इसको ले सकते हैं 13 ईयर। और मीनार्क क्या होता है भैया? तो फीमेल में जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, जब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो उस एज को, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? मीनार्क। उसके बाद स्टार्ट द मेंस्ट्रुएशन, मतलब यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, इसका मतलब ओवुलेशन, पहला ओवुलेशन होता है, फर्स्ट ओवुलेशन इन फीमेल, फर्स्ट ओवुलेशन इन फीमेल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मीनार्च। उसके बाद क्या होता है? सेकेंड नंबर पे आएगा बेटा मीनोपोज। व्हाट इज मीनोपोज? मीनोपोज क्या है? तो मीनोपोज बहुत ही आसान है, जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, स्टॉप द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब फीमेल का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मीनोपोज। क्या बोलेंगे? मीनोपोज। राउंड फिगर अप्रोक्स यदि हम मान के चलें तो मीनोपोज का एज होता है बेटा अप्रोक्स 50 ईयर, 50 साल के समथिंग मीनोपोज का एज होता है, जहाँ पे उसके ओवरी के सारे एक कंप्लीट एग का ओवुलेशन हो चुका होता है और उसके ओवरी में जो एग हैं वो 0 बचते हैं, उस एज को हम बोलते हैं मीनोपोज। तो मीनार्क और मीनोपोज, यहाँ पे एक चीज़ और आप याद रख सकते हो कि मीनार्क और मीनोपोज दोनों एज के बीच में ही कोई भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हो सकती है। मीनार्च के पहले और मीनोपोज के बाद प्रेगनेंसीज के चांस 0 हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए चाहिए फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए एग। तो एग
मीनार्च के पहले एग नहीं आएगा तो उसके पहले फर्टिलाइजेशन के चांस जीरो, तो प्रेगनेंसी के चांस जीरो। सेम एज इट इज मीनोपोज के बाद कंप्लीट एग, जीरो एग, यहाँ बिल्कुल बचेंगे ही नहीं एग, तो जब एग यहाँ नहीं बचेंगे तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन जीरो, मतलब कि यहाँ पे भी प्रेगनेंसीज नहीं होगी। तो प्रेगनेंसीज के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब मीनार्च और मीनोपोज के बीच में ही कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, इसके अलावा नहीं। सर थोड़ा सा पानी दीजिए। तो पता चल गया मीनार्च और मीनोपोज क्या है। अब हम बात करेंगे कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने के लिए कौन कौन सी उसमें प्रोसेस होगा, क्या क्या चीज़ें होना कंपलसरी है, तो हम यहाँ पे अभी वही डिस्कस करेंगे, जो कि एक आउटलाइन डिस्कशन है। इसका डिटेल डिस्कशन तो पूरे चैप्टर में होना ही है। तो जैसे मान लीजिए कि हम सबके चहेती मिस्टर रिमझिम, आप सबके चहेते मिस्टर टुक टुक, अच्छा दोनों मिस्टर हो गए, छोड़ो दोनों मिस्टर हो गए, कोई बात नहीं। टुक टुक और रिमझिम दोनों की हुई शादी, और शादी हो गई थी तब जब दोनों अपने प्यूबर्टी एज को क्रॉस कर चुके थे, तब दोनों की क्या हो गई, शादी। और जैसे शादी होती है तो फीमेल की ओवरी में बनेगा एग, फीमेल की ओवरी में क्या बनेगा, एग। अरे सर इसका एग तो इससे भी बड़ा हो गया, इतना मत सोचो, ठीक है। फीमेल की ओवरी में क्या बनेगा, एग। जो इसका एग होगा बेटा 3 क्रोमोसोम, तो दो कैटेगरी में 22+X या 22+X, मतलब ये 23 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम, क्लियर। फिर यदि हम बात करें टुक टुक के, तो टुक टुक भी जब अपनी प्यूबर्टी एज क्रॉस करता है तो टुक टुक के टेस्टिस में आता है स्पर्म, जिसके पास भी होता है 23 क्रोमोसोम। तो स्पर्म के पास भी 23+X या 23+Y ये क्रोमोसोम होते हैं। कहाँ पे, स्पर्म में भी। तो जैसे ही दोनों के बीच में जयमाला पड़ेगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए ये यहाँ पे टुक टुक का छोटा टुक टुक इसके अंदर गया और यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, दोनों बनेंगे जाइगोट। वेरी गुड, क्या बनेगा, दोनों में जाइगोट बना। और ये जाइगोट कहाँ होगा, यूट्रस में, फीमेल की यूट्रस में होगा जाइगोट। और इस जाइगोट में जो क्रोमोसोम हो जाएंगे तो अब हो जाएंगे 46, पहले 23, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। अब इन 46 क्रोमोसोम में डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल। यदि ये फीमेल है तो 44+XX, और यदि ये मेल है तो 44+XY। ये सारी चीज़ें आप लोग लिखते चलिएगा अपने कॉपी में, क्लियर, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं लेकिन ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए उसके बाद ये बन गया एम्ब्रियो। हमको पढ़ना क्या है, प्रोड्यूस करना है। हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और ये प्रोड्यूस कब होगा, जब इसका कंप्लीट डेवलपमेंट होगा और इसके 9 मंथ और 7 डेज जब कंप्लीट हो चुके होंगे तब इसका प्रोड्यूस होगा, तब ये बाहर आएगा। अंधेरे कमरे से उजाले कमरे में हमारे धरती में हम लोगों के सामने कब आएगा, इतने दिन बाद आएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। चलिए, अब मैंने क्या बोला, अपन ने बोला अपन ने क्या बोला भैया कि ये जो अपना एम्ब्रियो है, ये जो अपना एम्ब्रियो है कैरी करता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कितने, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है। अब सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात जो हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि ये एम्ब्रियो मान लीजिए कि मेल है या फीमेल है, यदि मेल है तो ये कैरी करेगा X और Y, फीमेल है तो कैरी करेगा X और X। और ये जो X और Y और XX आते हैं
ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेल में कौन सा डक्ट होता है और फीमेल में कौन सा डक्ट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। तो मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए कि ये आप रेड कलर की देख पा रहे हैं ना, रेड कलर की है बेटा मुलेरियन डक्ट। ये पूरी की पूरी जो रेड कलर की है ये मुलेरियन डक्ट है। और जो दो मुलेरियन राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड होगी मुलेरियन डक्ट, एक होगी राइट साइड एक होगी लेफ्ट साइड। जो राइट साइड वाली होगी वो राइट सेक्सुअल ऑर्गन बनाएगी, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट सेक्सुअल ऑर्गन बनाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करें वोल्फियन डक्ट, जो ब्लू वाला है ये क्या है, वोल्फियन डक्ट है। क्लियर। ये जो ब्लू वाला है ये क्या है, वोल्फियन डक्ट है। क्लियर। तो अब देखिए जो वोल्फियन डक्ट है भैया, ये जो ब्लू वाला है, जो वोल्फियन डक्ट है, ये जो वोल्फियन डक्ट है ये मेल वाला पार्ट बनाएगा। वोल्फियन डक्ट मेल वाला पार्ट बनाएगा जो कि टेस्टिस फॉर्मेशन फॉर्म करेगा, टेस्टिस बनाएगा। और टेस्टिस यदि बनाएगा तो इसके अंदर सारे के सारे कौन से मेल कैरेक्टर डेवलप होंगे। जैसे टेस्टिस में आप आगे पढ़ोगे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, सेमाइनल वेसाइकल और भी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया। आपको याद रखना है कि जो वोल्फियन डक्ट होता है तो ये मेल पार्ट बनाता है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन बनाता है। उसके बाद जो ये मुलेरियन डक्ट है भैया, ये जो मुलेरियन डक्ट है मतलब ये जो रेड कलर वाला पार्ट है, ये जो मुलेरियन डक्ट जो रेड कलर वाला पार्ट है ये बनाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसमें मेनली जो मुलेरियन डक्ट है वो बनाएगा ओवरीज। क्या बनाएगा, ओवरी। तो यहाँ बनेगा टेस्टिस, यहाँ बनेगा ओवरी। ओवरी में भी आप आगे पढ़ोगे चल के ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। मतलब आपको याद रहना चाहिए अपने 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो यदि X और Y क्रोमोसोम है तो ये अपना बनाएगा वोल्फियन डक्ट। अब वोल्फियन डक्ट अपना बनाएगा मेल सेक्सुअल ऑर्गन। यदि X और X क्रोमोसोम है तो ये बनाएगा मुलेरियन डक्ट, जो आगे चल के फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगे बेटा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन मेल वाला पार्ट बनाएगा, कौन फीमेल वाला पार्ट बनाएगा। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए